हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल फॉर ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर हम लोग किसी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि इस डाइपोल के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। और ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये प्लेन इस डाइपोल को दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो इसी प्लेन पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस डाइपोल। तो हम लोग यहाँ पे इस डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। ये एक +Q चार्ज है और ये -Q चार्ज है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है यानी डाइपोल सेपरेशन है वो 2a। और ये जो है, और ये जो पॉइंट है ये डाइपोल का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ से ये डिस्टेंस a हो गया और यहाँ से ये डिस्टेंस ये भी a हो गया। तो इस सेंटर को हम लोग O मान सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण जो फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। यानी अगर इस +Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे ये E+Q हो गया, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, E-Q। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा यानी हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट में होगा। तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। तो A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस अगर सेम है तो ट्राइंगल के रूल से ये एंगल थीटा इक्वल टू ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। और ज्योमेट्री से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और ये जो एंगल है ये थीटा और ये थीटा ये दोनों बराबर होंगे ज्योमेट्री से, क्योंकि इसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं या फिर ये संगत कोण है। और ये एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है यानी एकांतर अंतःकोण है। तो इस तरह से इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को +Q चार्ज के कारण दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं E+Q cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं E+Q sin थीटा। उसी तरह जो इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इस तरह से तोड़ सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E-Q cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E-Q sin थीटा। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगा A² + R² का रूट, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा A² + R²। तो AP = ये वाला डिस्टेंस हो गया, और ये जो डिस्टेंस है PB ये भी हो जाएगा, ये भी इतना ही होगा A² + R²। तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें +Q चार्जेस एट पॉइंट P पे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R², यानी A² + R²। इसका जो रूट है इस पे हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस +Q चार्ज के कारण जो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड होगा E+Q चार्जेस एट पॉइंट P। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q A² + R² रूट का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/A² + R²।
क्योंकि इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस एट पॉइंट पी वो हो जाएगा 1/4πε/q_a² और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसका भी हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, ये हो जाएगा 1/4πε/q, ये भी उतना ही हो जाएगा a² + r², क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्जेस भी इतना हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेट फील्ड की बात करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ लिए हैं। एक इस डायरेक्शन में E + q cos थीटा और E - q sin थीटा। तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा E + q sin थीटा और इस डायरेक्शन में E - q sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो दोनों सेम है। प्लस क्यू चार्ज के कारण भी जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, नेगेटिव चार्जेस के कारण भी मैग्नीट्यूड उतना ही आ रहा है। और अगर यहाँ पे एंगल भी बराबर है, दोनों थीटा अगर बराबर है, तो ये जो साइन थीटा है प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इस डायरेक्शन में फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा E cos थीटा ड्यू टू प्लस क्यू चार्जेस एंड दूसरा होगा E cos थीटा ड्यू टू -q चार्जेस। यानी ये जो कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, दोनों ऐड होंगे। यानी इस डायरेक्शन में दो कंपोनेंट ऐड होंगे 2E cos थीटा, एक प्लस क्यू चार्जेस के कारण और एक -q चार्जेस के कारण। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा, और दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे इस डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, cos थीटा और -p⁻, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और डायपोल का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। यानी ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल एक्सिस के ऑपोजिट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का यूज़ किए हैं और ये p⁻, डायपोल एक्सिस के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और हम लोग cos थीटा को फिगर से लिख सकते हैं, cos थीटा = b/h, यानी a/, तो cos थीटा हो जाएगा b/h, यानी a, यहाँ से हमने a लिखा और ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है r² + a², तो यहाँ से लिख सकते हैं a/r² + a² का रूट p⁻। तो इसका जो फॉर्म है वो हो जाएगा -q/4πε0। यहाँ पे दोनों ऐड अप हो जाएंगे या दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से 2q 4πε0 a, और ये जो हो जाएगा वो r² + a² 3/2, क्योंकि इस रूट को हम लोग हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक है और ये हाफ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म है वो हो जाएगा -2qa 4πε0 r² + a² 3/2 p⁻। और हम लोग जानते हैं डायपोल मोमेंट P = q × 2a। अगर डायपोल का लेंथ 2a है तो यहाँ से हम लोग ई वेक्टर को लिख सकते हैं p⁻। इफ़ r इज़ वेरी ग्रेटर देन a, उस केस में हम लोग a को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर = p 4πε0 r² 3/2 p⁻। तो ये E वेक्टर = -p 4πε0 और यहाँ से ये हो जाएगा r³ p⁻। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट P पर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये डायपोल एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
यानी डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ कर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग किसी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर एक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना सीखे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।